नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। कोरोना महामारी पिछले 2 सालों से लोगों का सिरदर्द बनी हुई है और इस महामारी ने न सिर्फ लोगों की लाइफस्टाइल को बदला बल्कि हजारों लाखों लोगों की नौकरियां भी चली गई। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए नया साल यानी कि 2022 नई उम्मीद लेकर आया है। रिक्रूटमेंट फर्म माइकल पेज इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में 30 से 40% नए लोगों को हर सेक्टर में रोजगार मिलने की उम्मीद है। आईटी और टेक्नोलॉजी में तो 60% कंपनियां अगले 3 महीने के भीतर ही भर्तियां कर सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए और आपके अपनों के लिए कहां-कहां किस-किस सेक्टर में मौके बन रहे हैं और इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है। आज चर्चा में हमारे साथ इंडस्ट्री के बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और हो जाइए तैयार नौकरियों में बहार के लिए। पिछले साल कोरोना के चलते बहुत बुरा रहा। हजारों लोगों ने नौकरियां गंवा दी। आज भी बेरोजगार नौकरियों की तलाश में जुटे हुए हैं। नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। रिक्रूटमेंट फर्म माइकल पेज इंडिया के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में 30 से 40% नए लोगों को रोजगार मिलेगा। टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही रेस्टोरेंट और होटल जैसे क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बड़े पदों पर 20 से 25% नई भर्तियां होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि मिड लेवल मैनेजमेंट में 30 से 40% नई हायरिंग होने की उम्मीद है। एक और एचआर मैन पावर ग्रुप के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मौके आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलेंगे। करीब 60% कंपनियों ने कहा है कि वो अगले 3 महीने में भर्तियां भी शुरू करेंगी। रेस्टोरेंट और होटल्स में भी बम्पर भर्तियां होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट बम्पर भर्तियां होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट क्षेत्र की 52 से 56% कंपनियां नई भर्तियां करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और हेल्थ केयर सेक्टर में भी बम्पर भर्तियां होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि थोक और रिटेल क्षेत्र की भी 42% कंपनियों में रोजगार के नए मौके मिलने की उम्मीद है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल हम इंडियंस दुनिया भर में नौकरी ढूंढते नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 14% ब्रिटेन में, 3% कतर में, 3% सिंगापुर नौकरी करने के लिए तैयार दिखे। इन सभी लोगों के लिए 2022 अच्छा साल साबित होने वाला है। नौकरी नहीं, इंक्रीमेंट के लिहाज से भी नया साल अच्छा होगा। औसतन 10% सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले 5 सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। जॉब बदलने पर 25 से 30% तक ज्यादा का ऑफर मिलने की उम्मीद है। अच्छी खबरों के बीच चुनौतियां कायम हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अगर बढ़ते हैं तो इसका बुरा असर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हॉस्पिटैलिटी और टूर एंड ट्रेवल्स जैसी कई कंपनियों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2022 की शुरुआत में आ रहे हैं कुछ ये अच्छे संकेत। नौकरियों के लिहाज से ये साल रहने वाला है बेहतर, कम से कम 2021 की तुलना में। और अगर आप इंक्रीमेंट की भी बात करें तो हो सकता है कि पिछले 5 साल में सबसे अच्छा इंक्रीमेंट भी इस बार आपको मिले। लेकिन ओवरऑल किस तरह का आउटलुक रहेगा, बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए अशांक देसाई साहब का, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं मास्टेक के। अशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर आपका। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय साहब, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर के। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रांशु, माइकल पेज इंडिया के बहुत ऑब्जर्वेशंस को हमने अपनी इस रिपोर्ट को आधार बनाया है, तो आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह से रहेगा सर? और सबके मन में तो यही था
कि अब ओमिक्रॉन आ गया है, पाबंदियां भी आ गई हैं, वर्क फ्रॉम होम, बाकी सब चीजें भी आ गई हैं, तो उस बीच ये जो रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशंस आपके आए हैं, क्या इनमें कुछ तब्दीलियां आएंगी या एज इट इज रहेंगी? जो आप कह रहे हैं 2021 की तुलना में 30 से 40% जॉब्स का इजाफा। गुड इवनिंग दीपक और सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, रिपोर्ट का बेसिक नज़रिया ये रहा है कि 2020 में जब पहली बार इस तरीके की महामारी आई थी, तो हमको पता नहीं था कि इस चीज़ से कैसे हम लोग डील करें, और काफ़ी कंपनियों ने इसको कुछ लाइटली लिया। जब उसका इम्पैक्ट बढ़ा तो उनको ले ऑफ्स करने पड़े। लेकिन अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफ़ी तैयार है इस तरीके की आपदा के लिए, और इससे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कंपनियां इवन अपनी हायरिंग प्लान्स को होल्ड ऑफ नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में टैलेंट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कुछ सेक्टर्स अगर आप टेक्नोलॉजी देखें, जहाँ पे काफी स्टार्टअप कंपनीज को फंडिंग मिली है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बात कही थी, तो उस तरीके से टैलेंट वॉर मार्केट में ऑन है और कोई भी कंपनीज मिस आउट नहीं करना चाहती हैं। तो आज के रुझान के हिसाब से हमने कोई भी कंपनियों को नहीं देखा है जो कि अभी हायरिंग प्लान्स को होल्ड पे डाल रही हों। केवल तब्दीलियां इस बात में होती हैं कि वर्कफोर्स कितना ऑफिस में रिटर्न कर रही है, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स में क्या परिवर्तन लाए जाने हैं, लेकिन काम सुचारू रूप से मोस्ट ऑफ द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ये सीख लिया है कि कैसे इस चीज के साथ हम लोग बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। बिल्कुल, और अनुभव हमारे पास 2 साल का है, तो उस अनुभव का एक जो अनुभव से सीख आप कह सकते हैं कि ली है, वो हर सेक्टर ने ली है। और इसमें जॉब सेक्टर भी स्वाभाविक तौर पर जो कामकाज के तरीके हैं, हायरिंग के तरीके हैं, उस अनुभव का कहीं ना कहीं वे छाप दिखाई देगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि शुरुआत में तो लोगों को पता नहीं था कि अब क्या करना है, लोगों की सेफ्टी भी है, बिजनेस भी करना है, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब जो अनुभव 1.5-2 साल का है, शायद वो काम आ रहा है, इसलिए हायरिंग बरकरार रहेगी। रजनीश सर, आपका नजरिया क्या कहता है? बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें कही गई हैं। मैं जैसे कि कह रहा था कि सैलरी में भी औसतन 10% का इजाफा होगा, जो अच्छा खासा इजाफा कहा जाता है अगर एवरेज अगर आप देखेंगे, और 2021 की तुलना में 30 से 40% का इजाफा ओवरऑल जॉब्स में। सेक्टोरल हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर, इस आकलन पर आपका नजरिया सर। थैंक यू दीपक। बड़ा अच्छा लगा ये रिपोर्ट पढ़ करके माइकल पेज कंपनी का, और नेचुरली इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगी सभी सेक्टर्स को, सारे एम्प्लॉयर्स को, और ख़ास करके एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये हमें मान के चलना है कि जो इंक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि 10% की बात हो रही है, पिछले 2-3 साल से करीब करीब हम लोग 8 या 9% पे एवरेज चल रहे थे। तो ये एक इजाफा होना 1% या 2% का बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ है, और इससे डेफिनेटली काफ़ी प्रोत्साहन लोगों में बढ़ेगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्टोरल हम लोग बात कर रहे हैं हायरिंग के एंगल से। पिछले 2 साल से, जैसे प्रांशु ने भी बोला, कि जो हमने देखा है टेक्नोलॉजी में पुश, जिसको मैं कहूँगा, जो कि धीरे धीरे पुश हो रहा था, मगर ये पिछले 1.5 साल में जितनी तेजी आई है इस पुश में डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो ये खास करके इन सेक्टर में, आईटी टेक सेक्टर में नौकरियां काफी आएंगी। सिर्फ आईटी एज सच एज सेक्टर नहीं, बट आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी ले लें, फाइनेंस टेक्नोलॉजी ले लें, ई कॉमर्स ले लें, सब जगह आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। और आगे चल करके इसमें हम लोग और इजाफा देखेंगे, और ये मान के चलना है कि लोगों का टैलेंट अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज्यादा है। तो इसलिए एक कुछ समय के लिए स्ट्रगल जरूर होगा, और इसलिए काफी जो लिमिटेड टैलेंट है उनके लिए ये बहुत जबरदस्त मौका है। शायद वो लोग काफी अच्छा सैलरी डिमांड भी कर रहे हैं, और इसके कारण कंपनीज पे प्रेशर बढ़ रहा है कि भाई अगर अच्छा हमें टैलेंट लेना है तो हमें अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फिर होगी अगले 1-2 साल में, जब तक इसका एक वेव चलेगा, कि आप किस तरह इस टैलेंट को पकड़ के रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। तो उस एंगल से भी हमें अपने जो कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी है उसको भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ना कि आप वेट करें शायद 1 साल के लिए। ऐसे टैलेंट को आप किस तरह रिवॉर्ड करते हैं। हो सकता है इस पूरे साल में 20, 22 और 23 में हो सकता है आपके अपने कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ जाए, अगर ऐसे टैलेंट को हमें रोकना पड़े तो।
ये बात आपने बहुत सही कही सर, क्योंकि हम तो पिछली बार जब हमने शो किया था, एक तरफ हम बात कर रहे थे दुनिया में ग्रेट रेजिग्नेशन की, खासतौर से यूएस में, और हम भारत में जब हम बात कर रहे थे तो साफ तौर पर यह था कि भैया यहाँ रेजिग्नेशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन एट्रिशन बहुत ज्यादा हुआ है, और एट्रिशन को कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे रिटेन करना है टैलेंट को, ये बड़ी चुनौती थी कंपनीज के लिए। मुझे लगता है कि नई स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी जरूर आई होंगी। अशांक सर, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है सर? एट्रिशन एक प्रॉब्लम तो है सर, एम्प्लॉयर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एम्प्लॉय के लिए एज सच दिखाई नहीं देता। ये तो यही शो करता है कि मौके बहुत हैं, एम्प्लॉयज के पास बहुत सारे मौके बन रहे हैं, लेकिन उसको रिटेन करना है, जैसा कि रजनीश सर भी कह रहे हैं। क्या किया जाए? देखिए, एम्प्लॉयर्स के लिए एक तो डबल एजेड सॉर्ड जिसको बोलते हैं, एक जगह हमें डिमांड है इतना और वो डिमांड फुलफिल करना है, ये पॉजिटिव सिचुएशन है, और उसी के लिए एक दूसरा जो प्रॉब्लम अब बात कर रहे हैं एट्रिशन का हो रहा है। और ये जो एट्रिशन है आईटी इंडस्ट्री में और एक एंगल है, क्योंकि हमें जो सर्विस डिलीवर करनी है वो हम कहाँ से भी कर सकते हैं, और बाकी सारे बिजनेस में बहुत सारी जगह, मोस्ट फिजिकल बिजनेस में तो वहाँ आपको प्रेजेंट चाहिए। तो जब हमें कहाँ से भी डिलीवर कर सकते हैं, एक एट्रिशन में और एक नया एंगल आता है। तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम एट्रिशन का है और डिमांड फुलफिल करने का अपॉर्चुनिटी है। तो हम अब क्या कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, एक डबल एफर्ट चल रहा है। एक जगह कंटिन्यूअस रीट्रेनिंग ऑफ पीपल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ये जो डिमांड आ रहा है आज आईटी में, इससे आ रहा है। आज डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि एप्लीकेशन जो करने हैं, आईटी एप्लीकेशन जो करने हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज में है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में है, और वहाँ टैलेंट की कमतरता है। इसलिए की कमतरता सब जगह है। एक स्पेसिफिक एरिया जो है न्यू टेक्नोलॉजीज के, एआई बोलिए, डेटा बोलिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है वो, उसमें है। तो हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को नई टेक्नोलॉजीज में जो एग्जिस्टिंग आदमी है। तो वो एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि कंटिन्यूअस हायरिंग ऑफ न्यू इंटर्न्स एंड फ्रेशर्स, ये बहुत बढ़ गया है। अभी हमारे मास्टेक में भी देखिए और आईटी इंडस्ट्री में भी देखिए, जो प्रोपोर्शन था इंटर्न वर्सेस लैटरल्स, वो बहुत सारा चेंज होते दिख रहा है। बहुत सारे लोग अभी फ्रेशर्स को भी इंट्रोड्यूस करके फास्ट ट्रेनिंग करके मूव कर रहे हैं। वो एक दूसरा स्ट्रेटेजी है। तीसरी स्ट्रेटेजी, जैसे आपने बात सैलरी इंक्रीज, अभी सैलरी इंक्रीज जो है पार्टली तो इन्फ्लेशन के लिए है, मगर डिमांड एट्रिशन स्टॉप करने के लिए भी है। तो वहाँ ऐसी स्ट्रेटेजी लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑल राउंड इंक्रीज सैलरी करना तो एक दूसरी बात है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। मगर स्पेसिफिक एरिया जहाँ टेक्नोलॉजीज की डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है, वहाँ ऐसे कोई स्ट्रेटेजीज करेगी इंडस्ट्री जिससे उन लोगों का एट्रिशन कम हो और डिमांड भी फुलफिल हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी है अभी सैलरी इंक्रीज की, अराउंड ऑल ऐसी नहीं होगी शायद। उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सैलरी इंक्रीज भी होने की बहुत सारी संभावना है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सैलरी डिमांड सप्लाई सिचुएशन है वो अक्रॉस यस सर, एक तरफ का नहीं है, वो अलग अलग है हर एक सेक्टर, हर एक स्किल्स में। और अशांक सर, मैं बिल्कुल सर, और आप एक बड़ी वॉइस है इंडस्ट्री की, और मैं अगर आपकी वॉइस को अगर दर्शकों को एक नटशेल में समझाऊं तो देखिए, दो बड़ी खुशखबरी हैं जो अशांक सर ने कही है। अगर हम उसको पूरी इंडस्ट्री का एक वॉइस मान के चले, अगर, जो कि गलत भी नहीं है। देखिए, इंटर्न्स की जो हायरिंग है, बहुत सारे 2 साल में, रजनीश सर जानते होंगे, इनफैक्ट प्रांशु भी इस चीज को समझते होंगे, 2 साल में हायरिंग नहीं हुई है, कैंपस इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स बंद हैं, इंटर्न्स को लेकर बहुत सारी जो शुरुआत में जो हायरिंग होती थी वो बंद हुई हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो फ्रेशर जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में, उनको लेकर हुई है। और अगर वाकई में इंडस्ट्री नए टैलेंट की खोज में इंटर्नशिप्स को बढ़ावा दे रही है, नए नए इंटर्न्स को ले रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो टाइटल आज पढ़ लीजिए, और वाकई में ये साल शानदार होने वाला है, जॉब की बहार है, सीवी रखिए तैयार। ये हमारा आज का टॉपिक। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि माइकल पेज का सर्वे हमारे सामने है।
प्रांशु, मैं देख रहा था कि लीडरशिप हायरिंग आप लोग बता रहे हैं कि 20 to 25% बढ़ेगी, मिड लेवल हायरिंग 30 to 40% बढ़ेगी। बहुत शानदार ये आंकड़े हैं एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। लेकिन देखिए, मैं आप लोग मेरे साथ जितने भी शो करते होंगे, मेरी चिंता बड़े शहर, बड़े बड़े बी स्कूल्स, उनको लेकर नहीं होती है। मेरी जो चिंता है, इनफैक्ट जो बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है हमारा जो जहां से आता है, वो टियर 2 टियर 3 शहरों से जो आते हैं, वहां का जो टैलेंट है, क्या उनके लिए कोई मौके प्रांशु बन पा रहे हैं 2022 में? देखिए, दो तीन चीजें अच्छी हुई हैं उस वर्ग के लिए जहां जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। टियर 2 सिटीज वगैरह में अगर आप अहमदाबाद, इंदौर, ऐसी जगहों को देखें, तो जो भी लोग आज किसी भी रीजन की वजह से वो शहर को नहीं छोड़ पा रहे थे और बॉम्बे या गुड़गांव या बैंगलोर जैसी मेट्रोज में जाके काम नहीं कर पा रहे थे, आज उनके लिए भी मौके आ गए हैं। देखिए, एक चीज जो परिवर्तन हुआ है कि पहले टैलेंट काम के पास जाता था, आज काम टैलेंट के पास आ रहा है। तो ये इस बात का कोई भी रुझान नहीं है कि आप कहाँ से वो काम कर सकें, और नेचर ऑफ द जॉब ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप कितना रिमोट वर्क कर सकते हैं या नहीं। बट ये एक बड़ा फायदा उस तबके को भी मिलेगा जो उन शहरों में रह के ही काम करना चाहते हैं। एक दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये इंटर्नशिप, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, ये पहले उतने नहीं होते थे और एक बहुत ही कन्वेंशनल टाइप का करियर जो कि फुल टाइम जॉब था, उस पे ही लोगों का फोकस रहता था। लेकिन आजकल मौके इतने हैं, इतनी ज्यादा डायनामिक है इंडस्ट्री कि इस सेक्टर को और इस सेक्टर को भी काम काफी अच्छे से मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी आपको अपनी क्रिएट करनी है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आप किन चीजों पे ट्रेन हुए हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ से रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप किन चीजों की वजह से वो शहर छोड़ के कहीं और नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो काम आपके पास आएगा ही आएगा। एक बात जो आपने बोली ना प्रांशु, आई मस्ट थैंक यू, एम्प्लॉयबिलिटी। और हम कई बार जब हम जॉब्स की चर्चा करते हैं, हम कई बार इस पर बहस भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर बहस लगातार करना बाकी है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 30 से 40% इजाफा होगा, आपने भी कहा और हम सब लोग इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि कंपनियों को एक्सपेंशन का मौका भी मिल रहा है। जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो बड़ी हैं। पीएलआई जैसी स्कीम्स आप देखिए, अब एप्पल जैसी कंपनीज जो है वो भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है, प्रोडक्शन शुरू कर रही है चीन से उठा के। सैमसंग ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो भारत में फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। लेकिन क्या करें रजनीत सर, टैलेंट की इतनी कमी है, एम्प्लॉयबल नहीं है। अब कई बार हमारी और आपकी इस पे बहस भी हो चुकी है। ये एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या करना होगा? मौके तो हैं, रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, जरूरत भी है कंपनीज को। लेकिन सीवी लेके जाइए या स्वयं आप साक्षात चले जाइए इंटरव्यूज में, आप एम्प्लॉयबल ही नहीं है तो फिर एम्प्लॉयर भी क्या करेगा? क्या करें सर? देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा प्रांशु ने अगेन पॉइंट बोला था कि काम आपके टैलेंट के पास आएगा, मगर बशर्ते कि टैलेंट अच्छी हो। तो हमारी जो डिस्कशन चल रही है आप एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुद्दा है। और इस पे मैं मान के चलूंगा कि ये दो तरफा इस पे हमें स्टेप्स लेने होंगे। एक तो टैलेंट को खुद को अपने आप को रीट्रेन करना, जो कि मिस्टर देसाई ऑल्सो शुरू में बोले थे कि वो अपने कंपनीज में रीट्रेन कर रहे हैं लोगों को। तो एक अपने आप को अपस्किल करना, एक टैलेंट को ये समझना कि अगर मैंने ये पढ़ाई की 4 साल की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में, और ये समझ लूं कि जो मैंने सीखा बस वही मेरे को पूरा करियर बनाएगा, ये होने वाला है। और टेक्नोलॉजी खास करके ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि इतनी रैपिड डेवलपमेंट्स होती हैं, कि इतनी रैपिड डिसरप्शंस होती हैं कि स्किल सेट्स 6-6 महीने पे आपकी चेंज होते रहती है। तो इसमें जो एक खास हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, एजिलिटी। टैलेंट को भी एजाइल बनना पड़ेगा जितनी कि कंपनीज एजाइल हो रही हैं। तो ये एजिलिटी अगर लाएंगे, टैलेंट अपने आप में रीलर्निंग की, अनलर्निंग की, अपस्किलिंग की, ये सब चीजें हमें बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। आज की तारीख में ऑनलाइन कोर्सेज करके लोग अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं ताकि उनकी सीवीज अच्छी बने, ताकि वो इंटरव्यूज में अपने आप को एक तरह से पेश कर सके कि उनके पास नया स्किल सेट है। एक तो ये मैं एम्प्लॉयबिलिटी के तरफ से एंगल से बोलूंगा। दूसरा जो पहलू मैं उठाना चाहता हूं एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, वो भी मैं पॉइंट उठाना चाहता हूं जो देसाई सर ने बोला अराउंड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे भी काफी बी स्कूल्स और इंजीनियरिंग स्कूल्स को अब ये समझ आ रहा है कि जो आखिरी का 3 से 4 या 5 या 6 महीने अगर वो इंडस्ट्री को देते हैं बच्चों को, तो इंडस्ट्री के ये लिए बहुत अच्छा मौका है कि उनको इस 5-6 महीनों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके एम्प्लॉयबल बनाए। Yes. तो ये अगेन इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट
इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट के बीच में भी अगर ये तालमेल बने तो आप देखेंगे कि इंटर्न्स में से ही हमें काफी अच्छे टैलेंट मिलने की संभावना है, क्योंकि हम उन्हें एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। तो ये हमें 2-3 चीजों में हमें बड़ा फोकस लाना पड़ेगा। टैलेंट को भी करना है, कॉलेजेस को भी करना है और कॉर्पोरेट्स को भी करना है। सब तरफा हमें इस पे काम करना होगा। अच्छा, रजनी सर से जब जब बात होती है ना, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं। आज मैंने नई चीज क्या सीखी, आज मैंने सीखा जब भी एम्प्लॉयबिलिटी की बात आती थी ना रजनी सर, तो मैं कॉलेजेस में जाके ना कॉलेजेस को भर भर के सुनाता था कि बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं होते आपकी वजह से। अब वो जहां वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, उनके पास भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा। तो अब मैं दोनों को कहूंगा, जहां इंटर्नशिप करने जा रहे हैं बच्चे प्लस जहां से वो पढ़ रहे हैं, दोनों की ये साझा जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक परिपक्व एम्प्लॉयबल एक सिटीजन बनाने के रूप में वो उसको स्थापित करने में मदद करें। अब आते हैं देसाई सर के पास। देसाई सर, देखिए आपका एक्सपीरियंस इतना है ना कि आपसे तो बहुत सारी बातें करें उतनी कम है, लेकिन जो मैं कह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, आपके पास अगर कोई सीवी भेजता है सर, आप क्या चाहेंगे उसकी सीवी में क्या ऐसा हो कि आप बोले कि बस यही चाहिए और इसको ले लो, ये जितना तनख्वाह बोल रहा है इसको दे दो। वो कैप मत देखो कि 30% है, 25% है या 40% है, ले लो। क्या देखना चाहेंगे सर आप? आज हमारा सेक्टर इतना बड़ा है, हाँ। और हमारी डिमांड सिचुएशन है ग्लोबली इतनी बड़ी है, तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको एक सेंटेंस में आंसर करना बहुत मुश्किल है। नहीं सर कुछ तो टिप्स देनी पड़ेगी सर आपको। बहुत डिमांड आती है मेरे पास, मैं सब लोग मुझे बोलते हैं कि देसाई सर आपके शो पे थे, आप इधर उधर की बातें कर रहे थे, अभी तो पूछ ही नहीं रहे थे कि उनको कैसा टैलेंट चाहिए। देखिए, मैं उसका जरा आपसे हायर लेवल पे देना चाहता हूँ। ऑलराइट सर। आज ये 3 बातें हैं, 3 ट्रेंड्स है जो इस डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। एक है जिसको हम बोलते हैं क्लाउडिफिकेशन। जब सब हमारे जो एप्लीकेशन थे वो अपने ऑफिस में रहते थे, वो क्लाउड में मूव हुए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है कि कैसे करें इसको। एक बात मैं सिंप्लीफाई करके और फास्ट बता रहा हूँ जी। दूसरी बात है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें तो इतनी सारी टेक्नोलॉजियां हैं, आप एआई एमएल बोलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, एआर वीआर जिसको हम बोलते हैं, अभी तो मेटावर्स भी आ रहा है, उसके आगे है डिजिटल प्रिंटिंग, आईओटी। ये सब टेक्नोलॉजियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। और तीसरा जो ट्रेंड है वो डेटा का ट्रेंड है। आज इतना डेटा हो रहा है कि डेटा एनालिसिस करने की आज लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़े ट्रेंड आ रहे हैं। तो मैं जब सीवी देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये 3 में से किसमें इसको एक ट्रेनिंग मिला है और दूसरा एक्सपीरियंस मिला है। दोनों की जरूरत है। सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं बनता। आज एप्लीकेशंस जो है उनके लिए कैसे अप्लाई करना है ये सब टेक्नोलॉजियां, इसकी बहुत जरूरी है। तो 2 बातें मैं देखूंगा। तीसरी बात मैं देखूंगा कि उनका एक्सपीरियंस कौन से मार्केट में है। आज यूएस में उसका एक्सपीरियंस हो तो कटिंग एज है, तो वो भी उसका भी एक मतलब है। तो ये 3 सारे मैं देखूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि उनसे बात करना है कि नहीं करना है। अभी ये तो हो गई बात एक्सपीरियंस वालों की। जी। जो लेटरल आ रहे हैं, जो इंटर्न आ रहे हैं, वो तो अभी इंडस्ट्री के साथ जैसे बात की, प्रोजेक्ट किए हैं क्या, एक एप्लीकेशन जो तब ट्रेन हुए हैं वो उस पर कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाया है। क्योंकि ऐसा जब होता है तो ट्रेनिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो हमें ट्रेनिंग स्पीड बहुत कम कर दिए यार, टाइम नहीं है हमारे पास 6-6 महीने ट्रेनिंग देने के लिए। हमें इतनी जल्दी काम पे आ जाए उतना अच्छा है। और उसके आगे हम तो सॉफ्ट स्किल भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं खाली टेक्नोलॉजी का सवाल है यार। आज डिजिटल इम्पैक्ट सब लोगों पे हो रहा है, तो हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको ऐसी भी जरूरत है कि कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे मैनेज करें। तो उसका भी हम देखते हैं जब हम लेटरल देखते हैं, ट्रेनिंग्स देखते हैं।
बिल्कुल तो ऐसी सारी उसके लिए हम आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है देसाई सर, ये ना हर इंटर्न को, हर या जो भी एग्जिस्टिंग जॉब में है, सबको ये क्लिप काट के ना अपने फोन पे सेव करके रख लेनी चाहिए। और ये मुझे लगता है एक ग्रंथ टाइप का हो गया आपका जो बयान है कि आप अगर मौजूदा एम्प्लॉई हैं, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं जॉब, तो फिर आपको कैसे अपनी सीवी में क्या क्या करना है, स्किल्स, बैकग्राउंड, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, और अगर आप इंटर्न हैं, नई जॉब देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स और बैकग्राउंड का होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के शो में मिली है। इनफैक्ट तीनों ही मेरे गेस्ट ने आज बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, एज ऑलवेज। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच सर। अशांत देसाई सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। प्रांशु, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। रजनी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें और देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।